कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास किया, देश ने विश्वास किया था, लेकिन कांग्रेस जो एक बार गई तो फिर दोबारा वापस आने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं में कमी है, नीतियों में कमी है, या जनता का विश्वास खो चुकी है। क्यों कांग्रेस का आज ये हाल हो रहा है? सच्चाई ये है कि जनता ने हमें कभी नहीं छोड़ा, शायद हम कार्यकर्ता ने जनता को छोड़ दिया। कांग्रेस का हर एक डिसीजन जो है वो लालू यादव के बिना होता नहीं है। कांग्रेस में कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, सारे डिसीजन जो हैं वो लालू यादव की पार्टी से होता आया है। कांग्रेस पार्टी का निर्णय और हम आंतरिक लोकतंत्र में अकेला व्यक्ति जो है निर्णय नहीं लेता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सब मिल करके निर्णय लेते हैं। राजेश राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का निर्णय पार्टी का था या आरजेडी का था, लालू जी का था? पार्टी का अध्यक्ष बनाना ये निर्णय हमारे नेता राहुल गांधी जी का था, खड़गे साहब का था और यहाँ बैठे तमाम कार्यकर्ताओं का था। कि लोग कांग्रेस को उसके उसी रूप में देखना चाहते हैं जो कांग्रेस अपने मूल रूप में थी, लेकिन यहाँ से उतरने के बाद शायद आप मुझसे साझा कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरी, ये जो मैं मंच पर बोला हूँ वही रहेगा, क्योंकि खांटी कांग्रेसी हूँ। सबसे पहले हमारे जितने भी साधना न्यूज के बिहार के अंदर एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत की है। हालांकि साधना न्यूज आज बड़े री-लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन पहले के चैनलों में मैं अपने घर के डाइनिंग रूम में मैं इसका न्यूज़ दे चुका हूं। इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूं, पूरे टीम को, कि आप एकदम नए तेवर में आइए और आप जैसे लोगों को लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र के आवाज़ बन करके आप आएँ। हमारी यही शुभकामना है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। थैंक यू राजेश राम जी। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और चूँकि जैसा हम कह रहे हैं कि पहला सवाल आपने अभी हमारे एक मित्र को कहा कि पूछिए जो कड़ा सवाल पूछे, तो कड़े सवाल तो नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद आप असहज हों, लेकिन जो अनुभव है आपका, मुझे लगता है कि आप बखूबी इसका जवाब देंगे। कांग्रेस की स्थिति को लेकर के है। कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास किया, देश ने विश्वास किया था, लेकिन कांग्रेस जो एक बार गई तो फिर दोबारा वापस आने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं में कमी है, नीतियों में कमी है, या जनता का विश्वास खो चुकी है। क्यों कांग्रेस का आज ये हाल हो रहा है? देखिए, मैं स्पष्टवादी हूँ और जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि जनता ने हमें कभी नहीं छोड़ा, शायद हम कार्यकर्ता ने जनता को छोड़ दिया। इसलिए अब जनता भी ये महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी नीतियों आधारित, सिद्धांतिक आधारित राजनीति करती है और अब हमारे नेता और कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं कि जो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है कोई भूल की है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारे निर्णयों में जनता को पसंद नहीं आई हो और आज उस निर्णयों को सुधार करने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि कई ऐसे नीतिगत फैसले हुए हैं और हो रहे हैं जो राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय के लोग, हम उनके हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के तरफ काम कर रहे हैं और ये आने वाला समय में ये दिखेगा। बिल्कुल, जो उम्मीद आप जता रहे हैं जनता से, उम्मीद आपकी पूरी हो। लेकिन अभी राहुल गांधी जी आए थे और वोट को लेकर के काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, वोट चोर की बातें कही उन्होंने, और उसके बाद जो नीति लेकर के वो आए, चले गए, जाने के बाद से जो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने फिर उसको आगे बढ़ाना, वो आप ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक बैसाखी को ढूंढते रही है, इस बार भी राहुल गांधी ने इतना पेस बना दिया, उसको आगे ले जाने का जो काम कार्यकर्ताओं का था, वो काम अभी फिर से दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से आपने आरजेडी पे अपने आप को छोड़ दिया है। देखिए, ये बात आपने याद दिलाई
हम कई काम कर रहे हैं। अभी हर घर अधिकार लेकर के पूरे बिहार में काम हो रहे हैं। हर घर अधिकार वो अधिकार है जिसमें हर माई बहन मान योजना के जो 2500 रुपये देने हैं, यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उस पर 200 यूनिट बिजली माफ़ी यूनिट का होगी। 25 लाख हम फ्री स्वास्थ्य बीमा के स्कीमों के लेकर के जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये डोर टू डोर कैंपेनिंग है, बड़े कैंपेनिंग के रूप में शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग ये चल रहे हैं, जिसके तहत हम समझते हैं कि ये चर्चा में आने वाला समय में दिखेगा। जहाँ तक के हम वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के कंसर्न है, तो वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से 65 लाख नामे काटे गए, वो बिल्कुल अधिकार की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़े और जनता ने पूरी उसे ताकत दी। इस ताकत को भी हमें बनाए रखने के लिए आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। एक राजेश राम जी, एक जो सवाल है कि अक्सर कांग्रेस की इस दुर्गति, मैं कहूँगा कि अब बिहार में कांग्रेस की दुर्गति ही है। कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए कांग्रेस के नेता से ज़्यादा कांग्रेस की स्टेट के दूसरे जो नेता हैं उस पर डिपेंडेंसी है। मैं लालू यादव की बात करूँ, क्योंकि अब तक हम लोग सुनते आए हैं, मैं भी यहाँ करीब 4 दशक से यहाँ पर बिहार में रह रहा हूँ। कांग्रेस का हर एक डिसीजन जो है वो लालू यादव के बिना होता नहीं है। कांग्रेस में कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस किसको राज्यसभा भेजेगी, कांग्रेस किसको लोकसभा भेजेगी, टिकट के सारे डिसीजंस जो हैं वो लालू यादव की पार्टी से होता आया है। और शायद इसीलिए कांग्रेस जो यहाँ पे पनप नहीं पाई है। और यहाँ के स्थानीय नेता इसको ऑफ द कैमरा तो बोलते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा बोलने से घबराते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक जो भी सवाल आपने किया, कांग्रेस पार्टी सबसे देश की पुरानी पार्टी है। आज भी हमारे संसद में 101 सांसद हैं। पूरे देश में हमारे बीजेपी के बाद सबसे बड़ी विधायक हैं। आपने 2 बातें कही कि हमारा कोई निर्णय और लेता है। देखिए, लोकतंत्र में जीत का मायने है, और जब लगातार आप कोई सीटें लूज कर रहे हो तो ये सवाल आपके लिए वाजिबी है। लेकिन आज मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय और हम आंतरिक लोकतंत्र में हमारे नेतृत्व और हम लोग सब बैठ करके, अकेला व्यक्ति जो है निर्णय नहीं लेता। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सब मिल करके निर्णय लेते हैं, और गठबंधन में जो आपकी बातें, जो प्रश्न है, वो जरूर कहीं ना कहीं नेता लिए होंगे, लेकिन हमारा निर्णय कोई दूसरा लेगा ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ। और आने वाला समय में मेरे कार्यकाल में भी एक भी दिख जाएंगे। तो ये हम माने कि आपके कार्यकाल में कन्हैया कुमार आएंगे आपका प्रचार करने के लिए बिहार में? देखिए, कन्हैया कुमार जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े सदस्य के रूप में हैं। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो है एक बड़ी कमेटी में सदस्य भी हैं, और यदि पार्टी नेतृत्व और पार्टी की आवश्यकता होगी तो जरूर बिहार में आएंगे, कैंपेनिंग भी करेंगे। कई ऐसे जगह हैं जिसमें उन्होंने पार्टी को समय दिया है, खास करके पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा को, तो इसलिए वो पार्टी का अंग है। उसमें बुलाने के क्या बात है, जहां ज़रूरत होगा पार्टी उनको मौका देती है कि जनता तक जाए। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तो उनको गाड़ी पे सवार नहीं होने दिया गया, और इसके पीछे वजह जो है वो तेजस्वी यादव को बताया गया। चूँकि आपने बोला था तीखे सवाल पूछने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको मुझे लग रहा है असहज है तो आप जवाब नहीं भी दे सकते हैं। देखिए, गाड़ी पर चलने का प्रोटोकॉल था, और उस प्रोटोकॉल में
जहाँ जैसे जैसे थे, जिन विधायक के क्षेत्र थे, कई उन स्थानीय विधायक को भी रखा गया। इतना ही नहीं, यदि हम इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो कई ऐसे स्थानीय विधायक जो हमारे गठबंधन के साथी थे, उनको भी उस गाड़ी में लाया गया। इसलिए ये कयास कि उनकी नहीं लाया गया, ये प्रोटोकॉल निर्धारित होता है और उस प्रोटोकॉल में जहाँ जिसकी ज़रूरत थी उसके अनुसार उनके है। प्रोटोकॉल ये था कि जिनके क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी और यदि वहाँ हमारे सम्मानित लीडर्स हैं तो उनको हम गाड़ी पर बैठाएंगे। सर, आपने प्रोटोकॉल की बात की, हम लोग भी प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों को भी हमने, प्रधानमंत्री को भी कवर किया है, गृह मंत्री को भी कवर किया है, और वहाँ भी प्रोटोकॉल जो है बता दिया जाता है। आप कवर करने के लिए जाते हैं, हम लोग पीआईबी के जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग को बता दिया जाता है कि इन नेता के साथ ये प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस। जेएनयू से पढ़े लिखे हैं ये कन्हैया कुमार, इतने जानकार आदमी हैं, क्या उनको प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है या पार्टी ने प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं दी? हमारे लीडर सब बैठ के निर्धारित करते हैं और जो भी लीडर का निर्धारित किए होंगे उचित ही निर्णय उनका था। अब जहाँ तक उनकी बात है तो इसका मतलब ये नहीं, कदापि नहीं लगनी चाहिए कि कोई अदर्स या अनदर्स बातें हैं। पार्टी का अंग है, किनको मौका कहाँ मिलता है, हो सकता है उनसे उससे भी बड़ी मौका मिल जाए। वो तो खुद राहुल जी के साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए ये मुद्दा अपने आप में आपके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी के लिए ये मुद्दा नहीं। ये बिहार का मुद्दा है। बिहार के कांग्रेस, हमारे भी बहुत सारे मित्र कांग्रेस में हैं जो ये कहते हैं कि आना चाहिए कन्हैया को आगे, कन्हैया अच्छा बोलते हैं, कन्हैया के प्रचार से युवा जो है उत्साहित होते हैं, पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं है। कहीं सार्वजनिक तौर पर किसी को एक दूसरे के खिलाफ बयान आई है? यदि आई होगी तो हम प्रयास कुछ करेंगे। तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये तो अलग से आप जब बात करेंगे कन्हैया से तो बता देंगे, हम लोगों को बता देते हैं। हमको खूब बात लेकिन होती है, मीडिया के सामने नहीं बताते हैं वो। लेकिन हमको और भी बात आप तो होती है। राजेश राव जी, आप तो पुराने नेता हैं आपको भी पता है। आपको जो पता है हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जो मुझे पता है, जो सवाल कर रहे हैं वो सच पता है कि इस तरह की कोई बात अच्छा राजेश जी बताइए, राजेश राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का निर्णय पार्टी का था या आरजेडी का था, लालू जी का था? पार्टी का अध्यक्ष बनाना ये निर्णय हमारे नेता राहुल गांधी जी का था, खड़गे साहब का था और यहाँ बैठे तमाम कार्यकर्ताओं का था। जब सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, सब मेरे परिविकार हैं, इसलिए हमारा फैसला हमारा है। हमारे आंतरिक फैसले में हम समझते हैं कि हमारा नेता ही, नेतृत्व ही सक्षम है और वही निर्णय लेता है। ये आप करें, ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपके भीतर में कांग्रेस, बिहार कांग्रेस में अगर ये लोकतंत्र आए तो मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बिहार कांग्रेस के लिए नहीं, बिहार के लिए भी अच्छा, क्योंकि लोग कांग्रेस को उसके उसी रूप में देखना चाहते हैं जो कांग्रेस अपने मूल रूप में थी। शायद अभी नहीं है, आप चूंकि नेता हैं, आपकी मजबूरियां हैं, आप नहीं बोलेंगे मंच पे, मुझे पता है, लेकिन यहाँ से उतरने के बाद शायद आप मुझसे साझा कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरी ये जो मैं मंच पर बोला हूँ वही रहेगा, क्योंकि खांटी कांग्रेसी हूँ और खांटी कांग्रेसी जो बोलता है वो बोलता है। नहीं, मैं मेरा खांटी कांग्रेसी से भी हमारा परिचय है बहुत। वो पर्दे के पीछे कुछ और बोलते हैं, पर्दे के सामने कुछ और बोलते हैं। खांटी कांग्रेसी के मतलब ये होता है कि 3 फुट नीचे तो 3 फुट ऊपर। चलिए ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बात कही कि 3 फुट जमीन के भीतर भी है, अच्छी बात है। ये जड़ अगर मजबूत है पार्टी की तो वो दिखना भी चाहिए लोगों को। राजेश जी, अब जो है असल चुनाव, अब तो अधिसूचना जारी होने वाली है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। सब कोई चुनावी मोड में अभी से हैं। टिकट की जो दावेदारी कांग्रेस, क्या इस बार कांग्रेस को उसका शेयर मिलेगा जो वो चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस जिस गठबंधन में है वहाँ पर वीआईपी भी हैं, वहाँ पर आरजेडी भी है। आपको लगता है कि आप जो चाह रहे, क्योंकि अक्सर आपके साथ ये हुआ है, आप लोग बाद में आपके नेता बयान देते हैं कि जो सीट नहीं जीतती थी कभी वो हमारे खाते में दे देते हैं वो। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा निर्णय हम ले रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी बैठ करके एक साथ जो है निर्णय ले रहे हैं। हम 4 बैठ के आपस में कर चुके सीट शेयरिंग में,
और अब तक जो परिस्थितियां हैं, कहीं से भी किसी का कोई कंट्रोवर्शियल, कोई एक दूसरे को सीटों के लेकर के कोई सामने जिम्मेवारी से सब लोग आगे बढ़े हैं, हम भी बढ़े हैं। और हम समझते हैं कि हम अब तक सीट शेयरिंग में 4 बैठकों में कदम से कदम मिला करके सभी लोग निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय आने वाला समय में काफ़ी सकारात्मक रूप से आपके सामने होगा। राजेश जी, क्या ये जो एसआईआर का जो मुद्दा उठा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी भी यहाँ पे आए, यात्रा निकाली आपने, इसी मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, या और भी जो नीतीश कुमार ने जो काम किया 15-20 साल से शासन में, तो आप लोग उनके कामकाज पे सवाल क्यों नहीं उठाते? एंटी इनकम्बेंसी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? आप एसआईआर का मुद्दा तो मुझे नहीं लगता है कि जनता सपोर्ट कर रही है आपको, और अगर सपोर्ट भी कर रही है कुछ इलाके में, तो आपको लगता है कि ये जिताऊ मुद्दा हो सकता है? देखिए, ये मुद्दा जनता का है। एसआईआर मुद्दा जनता के अधिकारों का है। एसआईआर मुद्दा जनता को वोट देने से वंचित करने का है। तो ये पैटर्न, यदि वोटर ही वोटे नहीं दे पाएंगे तो लोकतंत्र में उस वंचित लोग जो 65,64,000 वोटे वंचित हो गए वोट देने से, यदि हम यहाँ बैठ करके हम चुपचाप बीजेपी के तरह और एनडीए के जितने उनके गठबंधन उनके साथ चुप कैसे रह सकता था? चूंकि ये वोट चोरी का मामला है, और वोट चोरी इसलिए कह रहे हैं चूंकि कई ऐसे सामने आए कि आप जिंदा को जो है मार दिया इलेक्शन कमीशन के कागज पर, और वो तो मानवीय जो लोग चूक, मुर्दा राजेश थे जी, उनको राजेश जी, मार दिया। राजेश जी, तो वो ये आने वाला समय जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का मुद्दा यदि सरकार अपने मुद्दा यदि 30 बरस है या 20 बरस है या 11 बरस आप केंद्र में हैं, तो मुद्दा उनको लड़ना चाहिए कि साहब हमने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, ये उनको बताना चाहिए। बिहार में पलायन की जो हुए हैं, लगभग 3 करोड़ पलायन हुए हैं यहाँ से, तो पलायन पर उन्होंने कहना चाहिए था कि हमने बिहार में पलायन रोक दिया। उनको अपनी सड़कें की बात करना चाहिए था। उनको ये भी बताना चाहिए था कि हाँ साहब हमने तो पुल बनाया, लेकिन 9 पुल बनाते ही गिर गया। तो सरकार के मुद्दे विपक्ष कैसे उठाएगा? सरकार के मुद्दे को जो है सरकार की कमियों के मुद्दे को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो सरकार के मुद्दे जब सरकारें ना बोले तो हम अपने मुद्दे पर तो बात उठाएंगे। यहाँ गुंडा राज है, हम उठाते आ रहे हैं। बलात्कार की घटना बढ़ी है, हम लगातार उस पर संघर्ष किए हैं। आप जो है मुजफ्फरपुर के उस बिटिया को जो है लोग नहीं बचा पाए इलाज के बगैर, ये तो मुद्दे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार 20 बरस से काम कर रही है, जो सरकार 11 बरस से काम कर रही है, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर के तरह आप लोगों को सर्विस दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या काम किया। वो तो बता रही है, वो तो मैनिफेस्टो में बता रही है, अपना कामकाज बता रही है। हमने उसी के आधार पर वोट भी मांग रही है। कमियां तो आपको बतानी पड़ेगी, जो ये कमियां हैं आपके सरकार में। जनता को तो कमियां सरकार की आप बताएंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैंने क्या कहा कि जो कमियां हमें बताना है, वो कमियां बलात्कार की घटना बढ़ी है। यहाँ गुंडा राज है कि वीआईपी एरिया में लोग गोली चला के चले जा रहे हैं। यहाँ व्यवसायी के हत्या गांधी मैदान के इलाके में हो रहे हैं, और यहाँ बेरोजगारी और पलायन पर कोई बात नहीं हो रहा है। तो हमारा जो मुद्दा है जनहित का, वो तो हम उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ही कहना है कि यदि सरकार काम किया है तो ये क्यों नहीं बोलती है कि इतना लाख, इतना करोड़, इतना लोगों को हमने फ़ायदा पहुंचाया? वो भी नहीं बोल रही। बिल्कुल ठीक है। एसआईआर के बारे में मैंने पूछा, आरजेडी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, और एसआईआर का मुद्दा जब से आपने उठाया उसके बाद बिहार में कोई चुनाव हुआ नहीं है। तो जो वोट चोरी का मसला आप उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आरजेडी जो अभी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वो वोट चोरी के आधार पर बनी है? उसी लिस्ट पे तो हुआ है जो पिछला चुनाव। वोट चोरी का यदि अंतर बड़ा होगा तो वो वोट चोरी नहीं दिखेगा, लेकिन वोट चोरी का अंतर कम होगा तो वोट चोरी दिखेगा। तो वही हुआ है यहाँ या पूरे देश में, कि जहाँ जनता ने भर भर के वोट दिया और पूरे ताकत से वोट दिया और वोट के अंतर बड़ा हो गया, तो वोट चोरी नहीं दिखा। लेकिन जहाँ वोट चोरी के अंतर कम था
वहाँ जो है वोट चोरी दिखा। तो इलेक्शन कमीशन ने तो आप लोगों को कहा कि आप आइए एफआईआर करिए और शपथ पत्र दीजिए बात की, तो उसमें आप लोग पीछे क्यों उठ जाते हैं? इलेक्शन कमीशन जो मांग रहा है उसको अधिकार नहीं है, और यदि अधिकार है तो बीजेपी उनकी पक्ष रख रही है। एफिडेविट पहले उनसे ले लेना चाहिए कि बीजेपी उनके प्रवक्ता की तरह क्यों बचाने की कोशिश करती है। हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन बोलेगी और उसका सारा आंसर जो है बीजेपी देती है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि हमारा प्रवक्ता बीजेपी है, हम जो बोलेंगे उसका प्रश्न उत्तर आप बीजेपी से करिए, सवाल वो देंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। हमारा ये जो इंटरव्यू होता है इसमें एक सेशन हम रखते हैं सवाल जवाब के बाद, जो दर्शक जो बैठे हैं वो भी सवाल पूछते हैं। तो अब मैं दर्शक से सवाल ले लूँ। तो दर्शक में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है, पीछे से लीजिए। एक बार मृत्युंजय, मैं कहूँगा एक बार सबको माइक दें जो पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी, ज़रा जल्दी करें। अपना पहले आप परिचय दें, उसके बाद। सर, हमारा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ, मैं दरभंगा से आता हूँ जी। मैं सबसे पहले तो आपके कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या पूरे देश में कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बूथ पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, या आम वर्कर जो जिला में होते हैं या प्रखंड में होते हैं या प्रदेश में होते हैं उनका भी कोई दायित्व होता है आप लोगों पे, या आप लोग सिर्फ एसी रूम में बैठ के आप लोग डिसीजन ले लेते हैं? हमें ऐसा लगता है। ये बहुत हार्ड हिटिंग है। आपका सवाल का ये उत्तर है कि लोकतांत्रिक पार्टी हम बहुत मजबूती से समझते हैं, और जो ऐसा आपने कहा कि निर्णय, तो सारे निर्णय या तो इलेक्शन कमेटी या सीडब्ल्यूसी या अभी हमारा पीईसी ये निर्णय लेता है। और अभी पता करिएगा कि हमने और हमारे पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से अपने क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी, खास करके उस इलेक्शन में कौन सा सीट लड़ने है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, ये मांगे हैं। और 13 तारीख तक सभी जिला अध्यक्षों का प्रतिवेदन हमारे अध्यक्षीय कार्यालय को आ गया है। तो ये यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी क्षेत्रीय पार्टी से आप जोड़ना उचित नहीं होगा। हम अपनी लोकतंत्र को समझते हैं और आप अपनी लोकतंत्र के आंतरिक मसलों को भी समझते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ, जरा इधर दीजिए। मेरा एक प्रश्न है, मेरा ही नहीं देश के तमाम लोगों का, कि जब भी कोई रेप होता है या जब भी कोई देश विरोधी काम होता है, उस आरोपी के लिए आपके पार्टी के कपिल सिब्बल 12 बजे रात को दौड़ते कोर्ट में कैसे पहुंच जाते हैं? कपिल सिब्बल इनकी पार्टी के नहीं है जी, और ये वकीलों का अधिकार है, और वकीलों के अधिकार कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं रोक सकती। नहीं तो यदि रेप की घटना 12 बजे घटी है तो ये हक है न्यायालय में जाने का कि हम कब जाएं। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कोई भुगतान नहीं होता। नहीं, यानी कि जो रेप करता है, जो देश का के साथ गद्दारी करता है, उसी के लिए आपकी पार्टी काम करती है। आप वकीलों पर सवाल कर रहे हैं, ये सवाल वकील ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। ये न्यायालय का मामला है और वकीलों का अधिकार का मामला है। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक, जल्दी एक सवाल और, ये आखिरी सवाल है। आपकी सरकार आने के बाद आप 3 करोड़ पलायन को कैसे दूर कीजिएगा? क्या चीज? आपकी सरकार आने के बाद आप 3 करोड़ पलायन को कैसे दूर कीजिएगा? पलायन की समस्या, देखिए, कोई भी बातें एक दिन में नहीं सुलझेंगी, लेकिन पलायन के लिए एक सूत्र है कि आप बिहार में रोजगार के अवसर को जो है बढ़ावें। और रोजगार के अवसर तब बढ़ते हैं जब आपके सकारात्मक पहल हो। यहाँ पे ना उद्योग है, ना धंधे हैं, ना आप इस पे जो है विदेश से जो आते हैं उससे आप वार्ता भी नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी
जो जीएसटी के माध्यम से जो छोटे छोटे जो है इंडस्ट्रियां बंद हुई है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुखाड़ और दहाड़ दोनों है। तो इसके परिस्थिति को पाने के लिए और पलायन को रोकने के लिए यहाँ रोजगार के अवसर ढूंढना होगा। हमारे के यहाँ 55 लगभग जो है विभाग हैं, इसमें 4 लाख नौकरियाँ रिक्त हैं। तो उस नौकरियों को भी देखना होगा कि उन नौकरियों को किस तरह से हम रिक्ति को पूरा करें। ठीक है, तो सवालों और जवाबों का सिलसिला हम ये ख़त्म करते हैं और इंटरव्यू को भी अब ख़त्म करने का समय हो रहा है। राजेश राम जी, आपने बहुत ही अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये तो पर्दे के बाहर की बात थी जो आपसे क्या चल का, पर्दे के पीछे भी हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमसे। और अभी जो आखिरी सवाल आपने, चूंकि इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जीएसटी का जिक्र किया आपने, जीएसटी पे अभी सरकार ने जो फैसले किए, जीएसटी में जो रिलैक्सेशन दिया है बहुत सारे, क्या आपको लगता है कि ये उस समस्या को काउंटर करेगी, उस समस्या को एड्रेस कर रही है? देखिए, जीएसटी एक जल्दी में लाया हुआ गलत फैसला था। लेकिन आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया था। आपकी सरकार ने, हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने जीएसटी ही लाया। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने 13 जो है लगभग 3 साल का समय लिया था कि 3 साल में हम इसको छोटे छोटे रूप में प्रयोग के तौर पर लेंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसको तुरंत लागू कर दिया। अब आज 18 बार जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। तो यदि जो फैसला आप लेते हो और बार बार यू टर्न लेते हो तो ये निश्चित तौर पर है कि उसमें खामियां और बदनामियां दोनों है, और जब समझ में आती है किसी भी सरकार को तो उसमें संशोधन करता है। अभी के जो मामले हैं, ये जीएसटी का यदि अभी चुनावी वर्ष में कुछ फैसला हुआ है तो उससे में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जीएसटी का जो खामियां है, आज भी किसी व्यवसायी से पूछेंगे तो वो कितने, चूंकि जीएसटी इसलिए लाया गया था कि इसकी सरलीकरण हो, लेकिन और जटिल हुआ है। समस्या ये है और इस पर सरकार को काम करना होगा। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारे प्रश्नों का आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और सारे सवालों का जो जवाब आपने दिया है, मैं फैसला नहीं करूंगा कि सही है गलत, जनता जनार्दन है वो सुन रही है और टेलीविज़न पे भी लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि 7 चैनल पे लगातार ये लाइव हो रहा है, हमारा आज रिलॉन्च है। तो दर्शक डिसाइड करेंगे और वही बताएंगे कि आपने जो सवाल दिए हैं, जो जवाब दिए हैं, वो कितना सही है, कितना उचित है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस मंच पे आने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, सबको आभार, थैंक यू। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।